कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार सेशन को सभी शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि रोज अपनी 7-15 पे जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चलती है, जिसमें करंट जीके, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस और साथ में रीजनिंग चलती है, उसी अकॉर्डिंग जो आपके आर्मी अग्निवीर, साथ ही में एमईएस की भर्ती भी इसमें ऐड होंगे, जो पेपर्स उसमें आएगा वैसा का वैसा, और एसएससी साथ में दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। एग्जिट आपके जो परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। कि नागरिकों के लिए अरुणपोल ऐप कहां लॉन्च किया है, तो बता दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, कहां ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप आपके केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और किस राज्य में किया है यह आपको बताना है। केरल, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो छाप दीजिए एक बार मेरे सूरवीरों राइट ऑप्शन। बिल्कुल मेरे शेर, इसका राइट ऑप्शन होगा का अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट ऑप्शन होगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन है आपके अरुणाचल प्रदेश के? सीएम पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू वहां के मुख्यमंत्री या सीएम है। ठीक है, और बात करते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश जो क्षेत्रफल के हिसाब से पूर्वोत्तर भाग का जो सबसे पूर्वोत्तर भाग के जो 7 प्रदेश है उनमें से सबसे बड़ा प्रदेश आपका अरुणाचल प्रदेश है। बात करते हैं जो अरुणपोल आपका जो ऐप है, इस ऐप में जो पुलिस के द्वारा ये वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया गया है, और साथ ही में ये जो अपराधों की रोकथाम, अग्नि सुरक्षा व नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान के लिए यह चालू किया है। इसके बारे में अगर थोड़ी सी और डिटेल से जानकारी ले लेते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश जो पुलिस ने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अरुणपोल ऐप और विजिलेंस पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, बात करेंगे अरुणपोल की, तो अरुणपोल जो बिना पुलिस स्टेशन आए हुए शिकायत दर्ज कर सकते हो। आपको पुलिस स्टेशन जाना नहीं होगा, उससे पहले आप शिकायत कर सकते हो। अगर आपके साथ चोरी हुई है तो आप ऐप खोलो, हाथों हाथ तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हो। कोई भी चीज आपकी खो गई तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। आपके साथ अगर छेड़छाड़ हो रही है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। सारी रिपोर्ट इसमें आप कर सकते हो। अगर लापता है कोई चीज वो भी कर सकते हो। ऐप में शुरुआती चरण में केवल 16 सेवाएं, ये याद रखना, शुरुआत में कितनी? 16 सेवाएं ही इसमें प्रदान करेगा। उसके बाद में महत्वपूर्ण हेल्प नंबर है वो भी इसमें ऐड किए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है सारे के सारे इसमें ऐड किए हैं। वहां पे जाकर वो भी आपको सहायता प्रदान कर सकता है। साथ ही में आपको यह बात भी ध्यान रखना कि राजस्थान सरकार ने भी, राजस्थान सरकार के साथ साथ भारत में भी एक ऐसी पहल की है जो लगभग सब राज्यों में लागू होगी, जो आपके छेड़छाड़ वाली जो धाराएं हैं वो भी चेंज कर दी गई है। ठीक है, किसी महिला को अगर छेड़छाड़ कर दिया या कहीं पे भी आपको उसे अभद्र व्यवहार कर दिया, तो आपने अगर इसका पीछा किया तो भी आपको आपराधिक दंड माना जाएगा। आप सरकारी नौकरी में सेवा नहीं ले सकते, ऐसा भी आपको रूल लागू कर दिया है। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो किसे मिला है एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुरस्कार जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है यह आपको बताना है मेरे शेर। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुरस्कार वो मिला है आपके मध्य प्रदेश को। किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। आपके जिले जो आपके स्टेट के अनुसार आपके जो राज्य है वो राज्य किसको मिला है? राज्य का जो पुरस्कार वो मिला है वो आपके मध्य प्रदेश को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है वो उड़ीसा के गंजम जिले को। उड़ीसा है, उड़ीसा के गंजम जिला है, उड़ीसा के गंजम जिले को यह पुरस्कार मिला है। यह भी ध्यान रखना, अगर जिले का भी पूछा जा सकता है। और तेलंगाना में जो भद्राद्री कोठे मुंडा है, कहां की? तेलंगाना की। तेलंगाना के जो भद्राद्री कोठा मेंडुगुले जिले को जो जगन्नाथपुरी ग्राम है वो ग्राम पंचायत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। जगन्नाथपुरम ग्राम को जो ग्राम पंचायत का सर्वश्रेष्ठ मिला है। जिले का पूछा जाए तो उड़ीसा के गंजम जिले को, और आपका राज्य का पूछा जाए तो आपके मध्य प्रदेश को। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहां लॉन्च किया है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या उत्तराखंड? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है।
दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहां लॉन्च किया है? चार ऑप्शन आपके सामने। देखो, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास समुंदर भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस मोटिवेट होते रहना है, कभी भी इनका कॉन्फिडेंस है वो डाउन नहीं होना है। ठीक है, तो कौन सा दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आपके उत्तराखंड ने? कहां के? उत्तराखंड इसका राइट ऑप्शन होगा। जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 16 जून को मसूरी उत्तराखंड में ये लॉन्च किया था। कहां पे? मसूरी उत्तराखंड में लॉन्च किया था। अगर डेट पूछ ली जाए तो आपका 16 जून होगा, 16 जून 2023। ठीक है, बिल्कुल सर, ये डेटे भी याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये जो अभिनव एप्लीकेशन राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड रीड है, जो जयपुर स्थित द्वारा विकसित किया गया है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि एशियन चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने जीती है? कि एशियन जो चैंपियन ट्रॉफी है वो किसने जीती है? और पूछा इसने हॉकी का, किसका? हॉकी का। तो हॉकी का एशियन चैंपियन ट्रॉफी है वो किस देश ने जीती है, यह आपको बताना है। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। हॉकी का बताना है, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल एक बार छाप दीजिए सभी बच्चे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे सूरवीरों, जो आपके हॉकी का एशियन चैंपियन ट्रॉफी है वो किसने जीती है? आपके भारत देश ने। किसने जीती है? भारत देश ने जीती है, जिसमें भारत ने चौथी बार जीती है ये आपके एशियन चैंपियन ट्रॉफी। कितनी बार? चौथी बार। ये भी याद रखना, कितनी बार जीत लिया? अभी तक 4 बार जीत ली है। जो 2 गोल पिछड़ने के बाद मलेशिया को 4-3 से हराया। किसको हराया? मलेशिया को हराया है 4-3 से, 1 पॉइंट पीछे से। तो उपविजेता पूछ ली जाए तो उपविजेता कौन सी रहेगी? आपकी मलेशिया रहेगी। कौन सी रहेगी? मलेशिया आपकी उपविजेता रहेगी। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे। जो सबसे ज्यादा टाइटल जीते हैं आपके भारत ने हॉकी में। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे, अगली बात करते हैं। फुटबॉल में आपके अर्जेंटीना जीती थी, इटली आपको उपविजेता रही थी, यह भी आप ध्यान में रखना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सी राज्य सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगी? तो कौन सा राज्य करेगी? आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या असम? एक बार छाप दीजिए सारे के सारे उत्तर प्रदेश वाले और बिहार वाले और असम वाले और राजस्थानी सूरवीर। आप तो छापना ही है आप सभी को। तो बता दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है मेरे सूरवीर। 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगा, तो कौन करेगा यह आपको बताना है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। तो कौन सी राज्य सरकार करेगी मेरे शेर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके जो असम की सरकार है, कौन सी? असम की सरकार है, उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। मुगल काल की मुख्य भाषा कौन सी है? कि मुगल काल है उसकी मुख्य भाषा कौन सी है आपको बताना है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। हिंदी, इंग्लिश, फारसी या मारवाड़ी? तो कौन सी है यह आपको बताना है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुगल काल की जो मुख्य भाषा थी वो कौन सी थी आपकी? फारसी थी। क्यों थी फारसी बेटा जी? फारसी इसलिए थी क्योंकि आपके जो बाबर थे, बाबर कहां से आए थे? आपके अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान की जो वहां की भाषा है, लोकल भाषा, वो कौन सी है आपकी? फारसी भाषा है। जब बाबर आपके भारत में आए थे तो जो आपके दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, कौन थे? इब्राहिम लोदी। उनको जब पानीपत का युद्ध हुआ था, कौन सा? पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें पानीपत के युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। किसको? आपके मुगल साम्राज्य के
राजा थे उनको सामना करना पड़ा था। ठीक है, बिल्कुल सर। एक बार थोड़ा सा, और मुगल काल के सम्राट है जो आपके बाबर, उन्होंने मुगल वंश की स्थापना या नींव रखी थी 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ था उस समय। और आपके दिल्ली के सुल्तान है, दिल्ली के सुल्तान कौन थे आपके? इब्राहिम लोदी, उनको हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, हुआ कब था? 1526 में हुआ था। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे और थोड़ी सी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं आपके मुगल काल के वंश में। ठीक है, बात करेंगे इसमें थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें जो बाबर थे आपके, बाबर ने मुगल वंश की जो नींव रखी थी, किसकी? मुगल काल की या मुगल वंश की नींव रखी थी आपके बाबर ने। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं आपके बाबर के बारे में ही, तो आपके 1526 में कब? जब पानीपत का बाबर ने युद्ध लड़ा था, कौन सा लड़ा था? पानीपत के 26। और उसके बाद में जो आपका दिल्ली के सुल्तान लोदी को हरा, वो इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश के साम्राज्य की नींव रखी थी 1526 में हुआ था वो पानीपत का। बात करते हैं 26 में, तो बाबर ने 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा ये बता दीजिए एक बार। 26 में तो हो गया आपका पानीपत का, और 27 में कौन सा हुआ आपका? 26 में पानीपत, 27 में खानवा। कौन सा है? खानवा का। 1528 में कौन सा था? 1528 में कोई युद्ध हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। कौन सा हुआ था? चंदेरी का, चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1529 में कौन सा हुआ था? घग्गर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1530 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसकी हमने एक ट्रिक भी बताई थी आपके मुगल काल के सम्राट बाबर की। बाबर की क्या बताई थी हमने? कि 26 में पानी पिया, ठीक है, 27 में खाना खाया, 28 में आपका 28 में क्या हुआ था आपके? चल दिया। चंदेरी का युद्ध, कौन सा? चंदेरी का कब युद्ध था? आपके 28 में हुआ था। तो 28 में क्या हुआ? फिर चल दिया। और 29 में क्या करा? घर गया। और 30 में क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हुई, मृत्यु। ठीक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, 27 में पानीपत का युद्ध, 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घग्गर का युद्ध, 30 में मृत्यु। ये आपके मुगल काल के सम्राट जो नींव रखी थी आपके बाबर ने, उसका निचोड़। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की। स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल सर, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपका चोरा चोरी कांड कब हुआ? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था। 1922, 1919, 1917 या 1930? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, चोरा चोरी कांड बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय रहा था। कब हुआ था? बिल्कुल सर, 4 फरवरी। क्या हुआ था? 4 फरवरी 1922 को आपका चोरा चोरी नामक स्थान पे हुआ था। और चोरा चोरी नामक कहां पे? आपके यूपी के गोरखपुर के पास में स्थित एक जगह, उस जगह पे हुआ था और उस जगह को नाम दे दिया था फिर वहां पे चोरा चोरी नामक स्थान पे। और 4 फरवरी 1922 को ये हत्याकांड या कांड हुआ था। ठीक है, बात करें भारत ने जो ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस स्टेशन चौकी को आग लगाती थी। क्या लगाती थी? चौकी को आग लगाती। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार की थी। ब्रिटिश पुलिस स्टेशन पर वहां के नागरिकों के द्वारा, वहां के जो नागरिक थे उन नागरिकों के द्वारा पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी गई थी। उस आग लगाने पे वहां पे 22 पुलिस कर्मचारी थे, वो जिंदा जल गए थे। कितने? 22 थे जो पुलिस कर्मचारी वहां पे जिंदा जल गए थे। ठीक है, और इसी स्थान पे इन्होंने
जो आपका चोरा चोरी नामक स्थान जो कांड था वहीं पे हुआ था, ठीक है, जिसमें आपके छुपे 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे और इस घटना को नाम ही आपके वहां पे चोरा चोरी कांड नामक स्थान था और जिसे नाम दिया गया था, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके 1917 की, किसकी? 1917 की। तो 1917 क्यों फेमस है आपका? 1917 है मेरे शेर चंपारण युद्ध के लिए। किसके लिए? आपका जो चंपारण हुआ था, चंपारण के लिए, चंपारण के लिए फेमस है। इसके अलावा बात करते हैं आपके 1919 में। तो 1919 में कौन सा हुआ था आपका? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा आंदोलन हुआ था मेरे शेर? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग याद रख लेना आप तो, ठीक है। बात करते हैं 1930 में। तो 1930 में कौन सा हुआ था मेरे शेर? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है सर, बिल्कुल सर, छाप लीजिए एक बार। इसके अलावा बात करते हैं आपके आगे, ये कौन सा था आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में, 1917 में चंपारण, 1919 में जलियांवाला बाग और 1922 में आपके गोरखपुर यूपी में चौरा चौरी नामक स्थान पे यह हत्याकांड हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सर। जलियांवाला बाग में जैसे शिवपुद्दीन कुचलू को जो सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर सत्यपाल का जो उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, उसके गिरफ्तारी के दौरान वहां पे गिरफ्तारी होने के पश्चात वहां के जो लोग थे वहां ने जो धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन करने के बाद ही जनरल जो आपके रेजिनाल्ड डायर ने उन पर जो अंधाधुंध भारी बरसा जो गोलीबारी करने का आदेश दिया था, इसे यहाँ आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम दिया गया था, ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके आगे, अगले इलेक्शन की बात करते हैं 1930 में। अगर वैसे आपको देखा जाए तो कांग्रेस की जो कार्य समिति थी जो साबरमती में हुई थी, कहां पे? 1930 में कांग्रेस की जो कार्यकारी जो साबरमती में बैठक हुई थी और सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव हुआ था। किसका? सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव हुआ था। महात्मा गांधी के तो दांडी मार्च की यात्रा भी जो आपके सविनय अवज्ञा से शुरू किया गया था। 1930 में साइमन रिपोर्ट पर भी विचार लिए गए थे और लंदन में जो पहला गोल मेज सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है। बात करेंगे इसके आगे अगले इलेक्शन की कि प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, कि प्रथम भारतीय कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, यह आपको बताना है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था वो आपके किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने आपके राष्ट्रगान की रचना, राष्ट्रगान की रचना जनगण मन, ठीक है। बात करते हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रगीत की रचना आनंद मठ से, राष्ट्रगीत, ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है मेरे सर, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, मिला था आपके राष्ट्रगान और गीतांजलि के लिए, गीतांजलि पुरस्कार, गीतांजलि के लिए, ठीक है, उपन्यास था इसका, और यह था आपके आनंद मठ, ठीक है, बिल्कुल। एमसी स्क्वायर जो आपके आइंस्टीन की तरंग सिद्धांत, गीतांजलि के लिए 1913 में यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो प्रथम भारतीय थे, ठीक है। बात करेंगे अगले इलेक्शन की ओर। अगला इलेक्शन आपके सामने, तो छाप दीजिए इसका राइट ऑप्शन। शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई? इस शहीद भगत सिंह तो जब फांसी कब दी गई थी यह आपको बताना है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल एक बार छाप दीजिए सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, शहीद भगत सिंह को कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और शहीद भगत सिंह के साथ ही में और किन किन को दी गई थी? आपके
गुरु जी शहीद भगत सिंह पहला, दूसरा हो गया आपका राजगुरु, राजगुरु, ठीक है, और तीसरा है आपका सुखदेव। ये कहां थी? लाहौर में स्थित जेल थी, वहां पे दी गई थी, ठीक है, लाहौर स्थित सेंट्रल जेल थी, वहां पे उन्होंने फांसी दी गई थी। और बात करते हैं इसके अलावा यहां पे जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में यहां पे एक मस्जिद का निर्माण हो गया, ये भी आप ध्यान में रखना। बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, किसका? कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यह आपको कमेंट सेक्शन में छापना है एक बार कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया मेरे शेर। देखता है इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, एक बार साफ दीजिए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने किया था? आपके सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने, जो आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। बात करते हैं नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था, और यह है कहां? पुरी उड़ीसा में। कहां पे? पुरी उड़ीसा में है, पुरी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा अगर और इंपॉर्टेंट कौन सी है कि अजंता की गुफाएं कहां हैं, यह भी पूछा जाता है, तो यह भी ध्यान रखना। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहां है मेरे शेर? आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहां है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा अगर और इंपॉर्टेंट अगर आर्मी में अभी पूछा गया है, वो कौन सा आपका? विजय स्तंभ। कौन सा पूछा गया? अभी पूछा गया था आपका विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का पूछा जाता है, तो विजय स्तंभ कहां का है? जो आपका चित्तौड़ में। कहां पे है? चित्तौड़ में है। निर्माण किसने कराया? महाराणा कुंभा ने। किसने? आपके कुंभा के द्वारा निर्माण किया गया था आपके चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण, ठीक है, महाराणा कुंभा। छाप के रखना, इसको लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। बात करते हैं आपके हवा महल की। किसकी? हवा महल की। हवा महल कहां है? आपके जयपुर में, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर में आपके हवा महल स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं आपके हवा महल जिसका निर्माण किसने करवाया था? आपके महाराणा प्रताप के द्वारा, प्रताप के द्वारा किया गया था, ठीक है। यह भी आप छाप के रखना। इसके अलावा बात करते हैं आपके चैत्र केशव मंदिर, जो वेलूर विष्णु मंदिर को समर्पित है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, जो सभी आपके छाप के रखना है। बात करते हैं आपके समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यवर्त, जो भारत के 9 राज्य, कहां के? भारत के जो उत्तर के, उत्तर भारत के 9 राज्यों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। यह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उत्तर भारत के जो 9 राज्य, उन राज्यों पर वहां पे पराजित किया था 9 राज्यों को, ठीक है। इसके अलावा विंध्य हिमाचल के बीच की जो भूमि है, जो समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तरी भारी के राजाओं को वहां पे विजित करके एकत्र करने की, जो राज्य की स्थापना वहां पे की थी। और जो आपके स्वयं समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त के जो कविराज की उपाधि भी मिलती है इनको, किन्हें? कविराज की उपाधि। यह भी ध्यान रखना, कविराज की किसी उपाधि मिली है? आपके समुद्रगुप्त को, ठीक है। बाबर का हमने अभी बताया था कि बाबर के द्वारा आपके, बाबर का वो याद रखना आप, सीधा सा शॉर्ट ट्रिक कौन सा है? बाबर 1526, पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी, ठीक है। 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, खानवा का, फिर 28 में क्या हुआ? चल दिया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया, ठीक है। याद रखना, शॉर्ट सीधी सी ट्रिक है, बिना किसी झिझक झिझक के, ठीक है। पानी पिया, घर, खाना खाया, चल दिया, 29 घर गया, 30 मर गया, ठीक है। पानीपत का, पानीपत की लड़ाई, खाना को खानवा का युद्ध,
चल से चंदेरी का युद्ध, घर से घग्गर का युद्ध, और मृत से मृत्यु। ठीक है, छाप के रखना इसको। बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, यह आपको बताना है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, सोने व चांदी के सिक्के भी आपके समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। देखते हैं विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो कौन सा है, यह आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, तक्षशिला है आपका जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसके द्वारा अगर जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी आपके 2700 साल पहले तक्षशिला में हुई थी। कितने साल? 2700 साल पहले। कहां पे हुई थी? तक्षशिला में हुई थी, यह भी आप याद रखना। ठीक है, 600 बीसी से 500 एडी के बीच में तक्षशिला प्राचीन विभाजन में गांधार राज्य में था। कहां पे? गांधार। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप याद रखना, गांधार राज्य में स्थित था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात पूछ जाएगी, लेकिन आप तो अभी तक्षशिला जो विभाजन के बाद में पंजाब पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। कहां पे? पंजाब पाकिस्तान के। रावलपिंडी, रावलपिंडी जिले में। ठीक है, और रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, किसका उपनाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस? आपके पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को कहा जाता था। ठीक है, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास की घोषणा कर दी थी बहुत पहले। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जेएनयू आपका जयनगर विश्वविद्यालय, जेएनयू आपके कहां है? जोधपुर में। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती एमडीएस यूनिवर्सिटी, एमडीएस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहां पे? आपके अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, राजस्थान का हार्ट अजमेर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दैर्घ्य का आकार होता है, कि दैर्घ्य का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, या दोनों होता है? ये कैसा होता है, यह आपको बताना है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। जो अनिश्चित होता है या निश्चित होता है, यह आपको बता देते हैं। पहले तो इसका राइट ऑप्शन बता दें कि दैर्घ्य का आकार हमेशा अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले ठोस की। ठीक है, फिर बात करते हैं दैर्घ्य की, और फिर बात करते हैं गैस की। ठीक है, इधर बात कर लेते हैं आपके आकार, और इधर बात कर लेते हैं आयतन। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं ठोस और ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। पदार्थ की अवस्थाओं में देखा होगा आपने। आयतन, आयतन भी गुरुजी निश्चित होता है। ठीक है, बात करते हैं आपके दैर्घ्य की। तो दैर्घ्य का जो आकार होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, और आयतन क्या होता है आपका? दैर्घ्य का निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। बात करते हैं आपके गैस की। तो गैस का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। आप लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है, यह आपको बताना है। तो बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन होता है, यह आपको एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर छाप दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बल्ब का जलना क्या भौतिक परिवर्तन है, क्या रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों है? कौन सा परिवर्तन, यह आपको बताना है। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए। तो कौन सा परिवर्तन है, यह आपको छापना है।
बिल्कुल सर, बल्ब का जलना आपका भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना आपका भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है? इस प्रकार के जो परिवर्तन जो पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं चेंजेज होता है आपके किसमें? भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें आपके भौतिक परिवर्तन में, ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण आपका एक तो बल्ब का जलना हो गया, इसके साथ ही पानी की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, पानी की अवस्थाओं में परिवर्तन का जैसे कि मान लिया जाए कि जल होता है, जल को बर्फ बन जाता है, जैसे ठंड किया तो बर्फ बन गया, वापस गर्म किया तो जल बन गया, गर्म किया वाष्प बन गया, वाष्प से पानी बन गया, और पानी से वापस, मतलब वापस उसी अवस्था में आ जा सकता है, वो तो होगा आपका भौतिक परिवर्तन। और जब चेंज हो जाता है और वापस नहीं आ सकता, वो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि अगर आप भौतिक परिवर्तन के आपको एग्जांपल बताएं जो अभी तक एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए, तो वो एक तो हो गया सोने, लोहे, कांच आदि का पिघलना। ठीक है, साथ ही में मोम का पिघलना, वो एक अपवाद स्वरूप है। मोम का पिघलना और मोम का जमना दोनों प्रकार से होता है। तो अगर पिघल गया तो अलग है, जम गया तब अलग हो गया। ठीक है, पिघलने में आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। बात करते हैं नमक व शक्कर का पानी में घुलना या चीनी का पानी में घुलना, वो भी आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा बात करते हैं लोहे का चुंबक में बदलना, कि लोहे का चुंबक में बदलना आपका भौतिक परिवर्तन है, पर लोहे पर जंग लगना वो आपका रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकता, और जो वापस उसी अवस्था में आ सकता है वो आपका बल्ब होगा। जैसे कि आपका जल होगा, जल को ठंडा किया तो बर्फ बन गया, बर्फ को वापस गर्म किया तो वापस जल बन गया, तो यह वापस अवस्था परिवर्तन हो जाता है, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं स्प्रिंग की आकृति में बदलाव। जब स्प्रिंग होता है उसको दबा देते हैं तो वो चिपक जाती है, जैसे छोड़ते हैं वापस अपनी अवस्था में आ जाती है, तो वापस उसी अवस्था में आ जाना भौतिक परिवर्तन, उसी अवस्था में वापस नहीं आना रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि एक मटकियों को फोड़ दिया तो वापस टूट जाता है, जैसे शीशा होता है उसको तोड़ देते हैं, तो तोड़ने में वापस जो कई शीशा चकनाचूर होता है वापस उसी अवस्था में नहीं जाता है, तो जो इस अवस्था में वापस नहीं आता है तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बात करते हैं इसके अलावा आपके भौतिक रासायनिक परिवर्तन की, जो इन परिवर्तन में जो भौतिक और रासायनिक गुण दोनों में परिवर्तन हो जाता है, मतलब नया पदार्थ बन जाता है, ये याद रखना आप, तो नया पदार्थ बन जाता है, इसमें वापस नहीं आ जाता है, वापस इसी अवस्था में नहीं आ सकता आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि कोयले या ईंधन का जलना, कोयला जल गया तो पानी हो जाती है, वापस नहीं बनता कुछ भी। ठीक है, बात करते हैं इसके अलावा ईंधन का जलना, ईंधन जल जाता है तो वापस उस अवस्था में नहीं बनता है। इसके अलावा लोहे पे जंग लगना, दूध से दही का बनना, दूध का फटना, किण्वन की क्रिया, सब्जी का पकना, भोजन का पकना, भोजन का पकना और पचना दोनों याद रखना, ये सारे के सारे आपके भौतिक वो जो आपके रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा जो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित होने पर जो दूधिया हो जाता है वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। और साथ में सीमेंट में पानी मिलाने के बाद उसका जो सख्त हो जाना या चूना पत्थर को गर्म करके चूना बन जाना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है यह आपको बताना है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है यह बताना है। हमने संयोजकता का चैप्टर पढ़ लिया है, शाम को 6 बजे साइंस की क्लास आती है, वो लेना ना भूले, उसमें हमने संयोजकता का टॉपिक करवा दिया, तो संयोजकता वाला टॉपिक जाकर देख सकते हो। संयोजकता की मतलब होती है वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब जैसे अगर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, पर यह रूल कब लागू होता है? पहला बात याद रखना, जिनकी लास्ट बाह्यतम कोष में अगर 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता भी वही होगी। ठीक है, अगर लास्ट कोष में आपके अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पर 5, 6, 7, 8 है, तब आपकी उसकी संयोजकता कितनी होगी? 8 में से माइनस करने हैं जितने भी आपको निकालनी है। ठीक है, बात करते हैं आपके कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, और बात करते हैं हमने क्या देखा था? LMNO। ठीक है, इस प्रकार देखा था जो कोष्ठक में इलेक्ट्रॉनों की भरे जाने की संख्या होती है। ठीक है, बात करते हैं यहां पे कितने थे आपके? 2, 8, 8, 2, इस प्रकार रखा गया था। ठीक है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाती है। बात करते हैं कितने कार्बन के कितने? 6, तो बात कर लें 6 होगी कार्बन की, 6 में हमें डिवाइडेशन करना है, तो पहले में 2 आ गए, बचे कितने फिर? 4, तो 4 बचेंगे, वो कहां से जाएंगे? क्योंकि ये कोष्टक तो पूरा हो गया, इसमें अधिकतम 2 भरे जा सकते हैं, तो बचे शेष कहां चले जाएंगे? आगे वाले में
एम में चले जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 4। और हमने देखा था कि 1 2 3 4 तक अगर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है तो बाह्यतम कोष कौन सा हो गया, ये हो गया। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 तक होंगी तो वही की वही उसकी संयोजकता होगी। क्या होगी, जितने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन वही उनकी संयोजकता होगी 1 से 4 तक। तो यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो कार्बन की कितनी होगी, 4 संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सीस्मोग्राफ किसका मापन करता है, कि सीस्मोग्राफ है वो किसका मापन करता है, यह आपको बताना है। तो सीस्मोग्राफ किसका मापन करता है, एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर छाप दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, सीस्मोग्राफ किसका मापन करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का, एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। बिल्कुल मेरे शेयर, सीस्मोग्राफ किसका मापन करता है, आपके भूकंप की तीव्रता को करता है क्या, किसको करता है, बिल्कुल बिल्कुल रोहित, अंकित, फौजीवाला, सुरेश, शंकर, मोहित, किशोर, मनोज, जब्बार, आर्मी लवर, फौजीवाला, AK-47, राजू, दिनेश, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है दिल खोलकर। तो सीस्मोग्राफ लाडले भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, किसका करता है, भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। बात करते हैं आपके वाहन की गति को, तो वाहन की गति को कौन मापता है, आपका स्पीडोमीटर। कौन मापता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के द्वारा आपके वाहन की जो गति होती है कि किस स्पीड से वो चलता है, उस गति को मापने का काम आपके स्पीडोमीटर करता है। बात करते हैं आपके छोटे समयांतराल, तो छोटे समयांतराल को कौन मापता है, आपका स्टॉप वॉच। कौन मापता है, स्टॉप वॉच मापता है। ठीक है, बात करते हैं वर्षा की मात्रा को, किसकी, वर्षा की मात्रा को कौन मापता है, बिल्कुल रेन गेज, बिल्कुल बिल्कुल रेन गेज के द्वारा मापा जाता है मेरे शेर। ठीक है, छाप के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आज के सेशन में। ऑटोमीटर बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश स्रोतों की जो ज्योति तीव्रता का मापन करता है आपका। ठीक है, रडार वायु, जो वायुयान की स्थिति को ज्ञात करता है, कौन, रडार, वायुयान की स्थिति को, वायुयान की स्थिति को। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले एक्शन की ओर। अगला एक्शन आपके सामने रहेगा जो आपका रीजनिंग का दिया गया था। एक बार पीछे वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल एक 9:20 का दिया गया था, कौन सा, 9:20 का, कि 9:20 का टाइम पूछा था, 9:20 का दर्पण समय पूछा था। तो 9:20 का दर्पण समय कितना होगा, हमने सीधा से ट्रिक बताई थी, कितनी, 11:60 में से माइनस करने कितने, 9:20 को, तो कितना हो गया यहाँ पे 40 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 10 11 2 2:40 का राइट ऑप्शन होगा। अगर वहां पे देखा जाए तो आपको ये से बनाना होगा, फिर यहाँ पे दाएं भाग बाएं, बाएं भाग दाएं करना होगा। अगर यहाँ पे पूछ ली जाए आपको कि आपका 3:45 कितना, 3:45, तो 3:45 तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, यहां से सीधा नीचा चला जाएगा। ठीक है, या अगर सूद में घड़ी हो, या आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि आपके वहां पे जो संख्या दे रखी है, कि एक क्वेश्चन दिखा देते हैं यहीं पे आपको आगे, एबीसी दिया गया था अभी हाल ही में आपके एसएससी सेशन में पूछा गया था कि एबीसी का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, आगे 4 ऑप्शंस दिए गए थे एबीसी, हम इसका सीधा राइट ऑप्शन बता देते हैं। एबीसी का जो जल प्रतिबिंब होगा वो होगा आपका इस प्रकार होगा, कुछ कैसा होगा, इस प्रकार होगा। ठीक है, केवल आपका मात्र और मात्र एक पार्ट चेंज था, वो ए था। ठीक है, क्योंकि ऊपरी भाग नीचे, निचली भाग ऊपर होता है। ठीक है, तो एक का ऊपर भाग नीचे होगा, नीचे भाग ऊपर। बी का एजीटी जैसा का ऐसा रहेगा, सी का भी ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, अगर इसी में आपको पूछ लिया जाए कि आपका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये तो था आपका जल प्रतिबिंब। अगर आपको पूछ लिया जाए दर्पण प्रतिबिंब का, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यह आपको बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा मेरे शेर, आपके ए का एजीटी जैसा का ऐसा रहेगा, इसका बी का ऐसा रहेगा, और सी का दाएं भाग ऐसा। ठीक है, हो गया चेंज, आपको पता चल गया यहाँ पे, बिल्कुल सर। तो इसी बीच आपकी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और शाम को 6 बजे मिली है अपनी रोज की क्लास
साहब जीत बेस जो आर्मी, जीडी, एसएससी और साथ ही में दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके बीच आपके इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। मेहनत करते रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। जय हिंद, जय भारत।